और मंत्री अपनी आंखें टिकाए खड़े रहते हैं। तभी अचानक मंत्री क्या देखता है? अरे महारानी इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं? कहीं इन सब के पीछे महारानी का तो हाथ नहीं? नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे मन में ऐसा विचार आ भी कैसे सकता है? परंतु महारानी चुपके चुपके बिना रथ के बिना घोड़े के कहाँ जा रही हैं? कुछ तो बात जरूर है। हे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया? मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। महारानी कभी ऐसा कर सकती हैं, ये मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। ये बात मैं महाराज को किस मुंह से बताऊंगा? हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या लीला रचा रहे हो आप? नहीं सुमित्रा, तुम्हारे लिए ये जंगल अब सुरक्षित नहीं है। शिकारी बहुत खतरनाक होते हैं। तुम घर लौट जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। अरे ये तो राजकुमार दिखाई पड़ता है। अच्छा हुआ मैंने मनसूखा को दूर भेज दिया, नहीं तो आज इस राजकुमार ने उसे मार ही दिया होता। मुझे कोई युक्ति सोचनी होगी ताकि ये राजकुमार दोबारा इस जंगल में ना आए, ताकि हम इस जंगल में अच्छे से रह सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल और घना जंगल था। यह जंगल गांव वालों के लिए एक गहरा रहस्य था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम था मनसूखा। वह शेर बहुत ताकतवर था और उसके बारे में गांव में डर की कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन गांव के एक कोने में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा का बचपन बहुत ही कठिनाई से भरा था। उसकी माँ और बाप की मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी और वह अकेले जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह दिन रात जंगल से लकड़ी और घास काटने का काम करती थी ताकि अपनी जिंदगी चला सके। एक दिन जब वह लकड़ी काटने जंगल में गई तो उसकी मुलाकात उस शेर से हुई जो गांव वालों के बीच डर का कारण था। शेर के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां सुनाई जाती थी। कुछ कहानी थी कि वह शेर इंसान का शिकार करता है, तो कुछ कहानी थी कि वह शेर जंगल का राजा है। लेकिन जब सुमित्रा ने शेर को देखा तो सुमित्रा को जरा सा भी डर नहीं लगा, मानो शेर उसका भाई हो। उस दिन सुमित्रा ने शेर को पहली बार देखा। वह शेर बड़ी शांति से उस लड़की को देख रहा था कि पूरा गांव मुझसे डरता है और इस लड़की को मुझसे कोई डर नहीं। तुम कौन हो? सुमित्रा घबराई नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने डर दिखाया तो शेर उस पर हमला कर देगा। मैं सुमित्रा हूँ, मैं सिर्फ लकड़ी काटने आई थी। शेर ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तुम बहुत बहादुर हो लड़की। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डरती नहीं हो। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, मैं डरने नहीं, बस समझने आई हूँ। इस जंगल में तुम अकेले क्यों रहते हो? शेर ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, यह जंगल मेरा है और यहाँ मुझे अकेलापन अच्छा लगता है। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। वह दोनों जंगल की शांति में घंटों तक बैठे रहे। उस दिन के बाद सुमित्रा और शेर की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होने लगी। सुमित्रा जंगल में रोज जाती और शेर के पास बैठकर उससे बातें करती। शेर उसे जंगल के बारे में सारी बातें बताता। वह उसे बताता कि जंगल में कौन कौन सी चीजें होती हैं और जंगल का जीवन कैसा होता है और किस तरह से जंगल के जीवों के बीच संतुलन बनता है। शेर ने एक दिन पूछा, तुमने कभी पेड़ से बातें की हैं? पेड़ से? पेड़ तो सिर्फ खड़े रहते हैं, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। नहीं, पेड़ भी बोलते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनो, उनका हर एक पत्ते में कुछ आवाज छुपी होती है। सुमित्रा ने धीरे धीरे शेर से बहुत कुछ सीखा। वह शेर को अपनी सहेली और साथी के रूप में मानने लगी। वह जानने लगी कि शेर कितना समझदार है और जंगल में उसके साथ बिताए गए पल उसे हर रोज कुछ नया सिखाते थे। सुमित्रा और मनसूखा कई बार जंगल के भीतर घंटों तक इधर उधर घूमते,
नई चीजें खोजते और एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते। धीरे धीरे सुमित्रा ने जंगल के हर कोने को जान लिया और शेर ने उसे हर जगह जाने की इजाजत दी। शेर ने एक दिन कहा, तुम इतनी बहादुर हो सुमित्रा, तुम कभी मेरी तरह इस जंगल में अकेले रह सकती हो क्या? लेकिन तुम तो हमेशा मेरे साथ हो मनसूखा, मुझे अकेलापन नहीं लगता। समय गुजरता गया और सुमित्रा और शेर की दोस्ती गहरी होती गई। वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। सुमित्रा और मनसूखा की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। अब सुमित्रा जंगल में अकेले जाने से बिल्कुल नहीं डरती थी। मनसूखा ने उसे जंगल के हर कोने से परिचित कराया था। जंगल में समय ऐसे ही गुजरता गया। सुमित्रा अब बड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने अब जंगल को अपना घर मान लिया था और वह मनसूखा को अपने सबसे अच्छा दोस्त। वह अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी। जंगल के जानवर उसे पहचानने लगे थे और वह कभी भी मनसूखा के साथ जंगल के दूसरे दूर दराज इलाकों में बिना डरे जा सकती थी। एक दिन सुमित्रा और मनसूखा जंगल के किनारे की ओर जा रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। दोनों की बातें जारी थी। अचानक जंगल के बाहर एक घुड़सवार की आवाज आई। वह कोई शिकारी था जो जंगल की ओर बढ़ रहा था। मनसूखा, वो कौन है? मुझे लगता है कि कोई शिकारी है। वह इस जंगल में शिकार के लिए आया होगा। तुम्हें वापस घर जाना चाहिए सुमित्रा। सुमित्रा ने मनसूखा की बात पर ध्यान दिया, लेकिन सुमित्रा को डर था कि कहीं वो शिकारी मनसूखा को मार न दे। उसकी आंखों में डर और आशंका थी। लेकिन मनसूखा, ये जंगल मेरे लिए भी घर है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझसे ज्यादा तुम्हें खतरा है। मनसूखा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, नहीं सुमित्रा, तुम्हारे लिए ये जंगल अब सुरक्षित नहीं है। शिकारी बहुत खतरनाक होते हैं। तुम घर लौट जाओ, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। नहीं मनसूखा, तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। मैं उस शिकारी को बातों में उलझाती हूँ। मैं इंसान हूँ, वो मुझे नहीं मारेगा। मनसूखा सुमित्रा की बात को मान लेता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है और सुमित्रा भी घोड़े की आवाज की तरफ निकल जाती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सुमित्रा ने क्या देखा? अरे, ये तो राजकुमार दिखाई पड़ता है। अच्छा हुआ मैंने मनसूखा को दूर भेज दिया, नहीं तो आज इस राजकुमार ने उसे मार ही दिया होता। मुझे कोई युक्ति सोचनी होगी ताकि ये राजकुमार दोबारा इस जंगल में ना आए, ताकि हम इस जंगल में अच्छे से रह सकें। और तभी राजकुमार वीरदत्त ने उस लड़की को पेड़ के पीछे छुपे हुए देख लिया। हे सुंदरी, तुम वहाँ क्यों छुपी हो? क्या तुम भी इस जंगल में शिकार करने के लिए आई हो? वीरदत्त की मधुर आवाज सुनकर सुमित्रा बाहर आ जाती है। नहीं राजकुमार, मैं इस जंगल में शिकार करने नहीं आई हूँ, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो मैं बचपन से इसी जंगल में रहती हूँ। ये कैसे संभव है? कोई इंसान जंगल में पूरा जीवन कैसे जी सकता है? तुम्हारे माता पिता भी यहीं रहते होंगे। नहीं राजकुमार, मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और इस जंगल में मैं अकेले ही रहती हूँ। और मैं अभी तक बस इसलिए जीवित हूँ क्योंकि इस घने जंगल में कोई जानवर नहीं है। लगता है आप इस जंगल में पहली बार शिकार करने आए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी मैं सोचूं कि अभी तक मुझे एक भी शिकार क्यों नहीं मिला। राजकुमार वीरदत्त को सुमित्रा की बातें बहुत अच्छी लगी। वो सुमित्रा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। उसने बिना वक्त गवाए सुमित्रा को अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय कर लिया। सुंदरी, मैं तुम्हें मेरे राज्य की रानी बनने का अवसर देना चाहता हूँ। तुमने इस जंगल में बहुत से मुश्किलों का सामना किया है और अब मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। राजकुमार का यह प्रस्ताव सुमित्रा को बहुत पसंद आता है। सुमित्रा उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ महीनों बाद वीरदत्त अब राजा बन चुका था। वह अपनी प्रजा का अपने पिता के समान ख्याल रखता है। वो किसी भी जात पात ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं करता। महाराज, हमारी आवाम ने हमसे बहुत ही बड़ी मांग की है।
कि बगल के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता है और वो शेर रात में तो गांव में जाता ही है, साथ ही दिन में भी गांव में जाकर इंसान तो कभी गाय को मारकर खा जाता है। मंत्री जी, आपका कहना सही हो सकता है, परंतु जो आप कह रहे हैं क्या उस बात की कोई पुष्टि है? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि बगल के जंगल में तो कोई भी शेर नहीं है। जी महाराज, हमारे गांव के किसान जिसका नाम मोहन है, उसके बड़े भाई को उसी शेर ने बुरी तरह मार कर खा लिया। मोहन को अंदर आने दिया जाए। मोहन, बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा था? महाराज, मेरा सब कुछ चला गया। आज दोपहर के समय मेरा भाई आंगन में लेटा हुआ था, तभी अचानक को दरिंदा शेर मेरे भाई के गले में प्रहार करके उसे वहीं मार दिया और महाराज मैं बेबस होके बस यही देख रहा था। मैं उसे बचा नहीं सका महाराज, मैं उसे बचा नहीं सका। हो गया मोहन, हम तुम्हें न्याय जरूर दिलवाएंगे। हम तुम्हारे भाई को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम तुम्हें कुछ सोने के मोहरे देंगे ताकि तुम अपने जीवन में थोड़ा सुधार ला सको। मंत्री जी, मोहन को इतने सोने के मोहरे दिए जाएं जिससे वो साल भर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाए, और हमें उस शेर की खोज अब चालू कर देनी चाहिए। और दूसरी तरफ महारानी सुमित्रा का जीवन इस प्रकार बदला कि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो महारानी बन चुकी है। वो अब जिस चीज को चाहे तुरंत पा सकती है, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है। वो राजा के साथ एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ये राज्य कितना बड़ा है, मेरी किस्मत में इस राज्य की हुकूमत लिखी है। इतने में ही वहाँ राजा वीरदत्त आ जाते हैं। क्या हुआ सुमित्रा, किस विचार में इतना ज्यादा खोई हो? अरे हाँ, महाराज, मुझे माता पिता की याद सता रही है, बस इसलिए थोड़ी चिंतित हूँ। सुमित्रा, आज दरबार में एक दरबारी आया जिसने बताया कि बगल के जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता है जो लोगों को मार रहा है, और तुम तो उसी जंगल में रहती थी ना, तब वो वहाँ कोई शेर नहीं था। अरे लगता है मनसूखा गांव में अपनी भूख मिटाने आया होगा। अब क्या करूं, ऐसे में तो वो मारा जाएगा। हाँ महाराज, मैंने ये बात पहले भी सुनी थी, और मैंने एक गुप्तचर को उस शेर के पीछे लगाया था, और उस गुप्तचर ने मुझे बताया था कि हमारे राज्य के पूर्व दिशा में 3 राज आगे जाने के बाद जो विशाल जंगल पड़ता है, उसी जंगल में वो शेर रहता है, और मुझे लगता है वो उस जंगल से आकर हमारे राज्य में ये सब कर रहा है, और वो वापस चला गया है। वो गुप्तचर अभी कहाँ है? हमें उससे बात करनी है। हमें उससे शेर के बारे में और अधिक जानना है, क्योंकि वो शेर वापस भी आ सकता है। हाँ महाराज, उस गुप्तचर को उसी शेर ने खा लिया। कुछ दिनों के बाद राजा वीरदत्त अपने मंत्री के साथ राज्य में हाव भाव देखने के लिए जाता है। वो ये देखना चाहता था कि उसके राज्य में अब सब कुछ सही है या नहीं। वहीं बीच रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए थे। वहीं पास राजा वीरदत्त रुक जाते हैं और राज्य में क्या कैसे चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग हमें बताइए, क्या वो शेर अभी भी इस राज्य में आता है, और क्या उसने फिर से किसी को मारने की कोशिश की है क्या? महाराज, आपकी कृपा से वो शेर अभी तक तो नहीं आया। महाराज, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आपके जैसा राजा पाकर हम बहुत खुश हैं। राजा गांव वालों से यूं ही बात कर ही रहा था कि अचानक वहां पर वो शेर आ जाता है जिसका नाम मनसूखा था। वो शेर राजा पर हमला कर देता है और तभी मंत्री महाराज के बचाव के लिए उस शेर को डराकर भगा देते हैं। महाराज, आप ठीक तो है ना? मंत्री जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी मृत्यु को बहुत ही नजदीक से देखा। इस शेर को हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये शेर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे राज्य में बहुत ज्यादा हड़कंप मचाएगा और न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। और फिर मंत्री महारानी का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद महारानी रुक जाती है। अरे,
महारानी अचानक रुक क्यों गईं? वो भी इतने सुनसान इलाके पे। मनसूखा, मनसूखा बाहर आओ, आओ मैं आ गई हूँ। आओ सुमित्रा, मैं तुम्हारे इंतजार में यहीं था। अरे बाप रे, ये शेर बोल रहा है। और ये शेर तो वही है जो महाराज पर कई बार हमला कर चुका है, लेकिन ये महारानी को कुछ नहीं कह रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमित्रा, मैं इस बार फिर से विफल हो गया। महाराज वीरदत्त अपने घोड़े की वजह से इस बार भी बच गए।